वी द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज़ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हर एक बुक एक प्रीफेस के साथ आती है, वैसे ही हर एक एक्ट एक इंट्रोडक्शन के साथ आता है। इस प्रियम्बल को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन मान सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू नॉलिफाइड इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये हमारा कोर्स चल रहा है। 3 चैप्टर्स हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोज आपके पास टाइमली पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या है? तो प्रियम्बल वर्ड को एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से लिया गया है। प्रियम्बलस का मतलब होता है टू गो बिफोर, यानी कि इंट्रोडक्शन। सो प्रियम्बल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट इज इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। और ये उस एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन के बारे में बताता है। उस एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है, उनकी फ़िलॉसफीज़ क्या क्या हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है प्रियम्बल। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होगा, ये आइडिया लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि प्रियम्बल को इंक्लूड किया गया। The preamble of Indian Constitution is based on objective resolution. This objective resolution was drafted by पंडित नेहरू और 13th of December 1946 को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सामने रखा। आफ्टर डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 ऑफ जैन 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली पंडित नेहरू ने ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्यों बनाया गया है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हम कैसा संविधान भारत के लिए बनाएंगे। बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एज ए प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया। प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार अमेंड किया गया है, इसमें एक बार सुधार किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। ये वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को ऐड करने के बाद जो हमारा प्रियम्बल अभी है वो ये है। वीडियो को पॉज करके आप इस प्रियम्बल को पूरा पढ़ सकते हैं। इस प्रियम्बल में 9 कीवर्ड्स हैं जो कि हमको याद होने चाहिए। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ड्स प्रियम्बल में इंक्लूड किए गए हैं। ये 9 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। इन कीवर्ड्स को याद करने के लिए आप इस सीरीज को याद कर सकते हैं, SSSDRJLEF, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम डॉक्टर जीवन लाल्स एक्सटेंडेड फैमिली। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम डॉक्टर जीवन लाल्स एक्सटेंडेड फैमिली। Now let's see the main ingredients of the preamble. The preamble of Indian Constitution tells us about 4 things. सबसे पहला है source of authority of Constitution. Constitution की authority का source क्या है, कहाँ से Constitution के पास ये authority आई कि सभी इंडियंस इस Constitution को मानेंगे और इंडिया का गवर्नेंस इसी Constitution के हिसाब से चलेगा। Preamble answers this question. Preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India. भारत के लोगों ने ही Constitution को ये अधिकार दिया है। जरा इस बात को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट और नॉमिनेट किया पीपल ऑफ इंडिया ने। सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ प्रियम्बल बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत देश का नेचर कैसा होगा। एंड प्रियम्बल टेल्स दैट इंडिया विल बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री।
थर्ड चीज़ प्रियम्बल बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होगा भारत के लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कराना। फोर्थ चीज़ प्रियम्बल बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है वो है 26 नवंबर 1949। इसी डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। इस वजह से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस पूरे देश में लागू हो गए थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज की टर्म्स ऑफ द प्रियम्बल। सबसे पहला टर्म है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि इंडिया के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई अधिकार नहीं होगा। इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंडिया एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री होगी। नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा इस टर्म को प्रियम्बल में ऐड किया गया। सबसे पहले समझते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है। तो जब हम किसी इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात को ना करते हुए पूरी सोसाइटी की वेलफेयर की बात करें तो उसको हम कहते हैं सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है? तो जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है उसमें किसी भी देश के जो सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, उनके ऊपर उस देश की गवर्नमेंट का अधिकार होता है। जबकि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है इसमें गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, गरीबी को दूर करने के लिए काम करती है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए काम करती है। ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये मार्क्सिज्म और गांधीज्म इन दोनों का ब्लेंड होता है। मार्क्सिज्म यानी कि जो कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट लीडर थे, कार्ल मार्क्स, उनके सिद्धांतों को मार्क्सिज्म कहते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म गांधीज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी में भरोसा करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कि देश के रिसोर्सेज के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट एज वेल एज वहाँ के सिटीजन्स दोनों का ही अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट टर्म इज सेक्युलर। सेक्युलर को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा प्रियम्बल में ऐड किया गया। इंडिया का सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन। यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की निगाह में सभी धर्मों का स्टेटस समान होगा और गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को समान रूप से सपोर्ट करेगी। इस वजह से यहाँ के सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। अब ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसिया का मतलब होता है रूल, यानी कि पीपल्स रूल को डेमोक्रेसी कहा जाता है। इंडिया की डेमोक्रेसी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेंटी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है पीपल हैव सुप्रीम पावर। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो कानून बनाने का सुप्रीम पावर होता है वो पीपल डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। लोग अपने लिए कानून खुद ही बनाते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोग जिन लोगों को वोट डालकर चुनते हैं, लॉ मेकिंग का सुप्रीम पावर उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होता है, उन लीडर्स के हाथ में होता है। ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री और एक होती है प्रेसिडेंशियल। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये है इंडिया में और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है अमेरिका में। तो इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है? इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टर्म इज रिपब्लिक।
रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ के जो रियल और नॉमिनल हेड होंगे बोथ आर इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। रियल हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड यानी कि प्रेसिडेंट, दोनों को ही यहाँ की जनता फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनेगी। यहाँ पर मोनार्क सिस्टम नहीं होगा जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। नेक्स्ट टर्म है जस्टिस। जस्टिस के तीन फॉर्म्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि किसी भी सिटीजन के साथ उनके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी सिटीजन की इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखकर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि सभी प्रकार की इनइक्वालिटी को एबॉलिश किया जा सके। थर्ड जस्टिस है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि सभी सिटीजन्स के पास कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार होगा, कोई भी सिटीजन किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया है, ये रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से लिया गया। नेक्स्ट टर्म इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। तो पीपल ऑफ इंडिया विल गेट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट टर्म इज इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा। गवर्नमेंट की निगाहों में सभी सिटीजन्स का एक ही स्टेटस होगा, सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इक्वलिटी के तीन डायमेंशंस हैं, सिविक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सिविक इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी सेक्स, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पर सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए डीपीएसपीज में कई प्रोविजंस डाले गए, जैसे मिनिमम वेजेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मिनिमम एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, ये सब इंश्योर किया गया डीपीएसपीज में। पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए कहा गया कि जो भी इलेक्शंस होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर होंगे और गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के वोट डालने के अधिकार को उससे छीन नहीं सकती है। नेक्स्ट टर्म है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। तो भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन किया गया। इस फ्रेटर्निटी के दो डायमेंशन हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि लोगों के आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाएगा। फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ। अब ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 9 की टर्म्स थे प्रीएम्बल के। नाउ लेट्स सी सम पॉपुलर स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल। के.एम. मुंशी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। इन्होंने कहा प्रीएम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुरदास भार्गव ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कहा प्रीएम्बल इज मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कहा प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेज व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, ये स्टेटमेंट किसकी हैं। मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, तो आप इन स्टेटमेंट्स को अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। अब प्रीएम्बल से रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दूसरा क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अब जरा इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 1960 में एक बेरुबारी यूनियन केस हुआ था।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल शोज जनरल पर्पज ऑफ सेवरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बहुत सारे प्रोविजंस का केवल जनरल पर्पज दिखाता है, इस वजह से प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पुराना वर्डिक्ट था इसको रिजेक्ट कर दिया, पुराने ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो करंट स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। फिर एक LIC ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये वाला वर्डिक्ट सही था जिसमें कि उसने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, या फिर ये वाला वर्डिक्ट सही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। जरा इसको एनालाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह ही प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया और इनेक्ट किया था। बाकी सारे पार्ट्स के बाद में किया गया प्रियम्बल को अडॉप्ट और इनेक्ट। इसकी वजह ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ये इंश्योर करना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस और जो प्रियम्बल की फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में एक सामंजस्य रहे, वो एक दूसरे को वॉयलेट ना करें। तो जो करंट ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का वो जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके ओपिनियन से बिल्कुल मैच करता है। अच्छा, यहाँ पर नोट करने वाली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि प्रियम्बल लेजिस्लेचर को ना तो कोई पावर देता है ना ही उनकी किसी पावर को ख़त्म करता है। दूसरी चीज़, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर, यानी कि कोई भी सिटीजन कोर्ट में प्रियम्बल के किसी प्रिंसिपल को इनेक्ट करवाने के लिए नहीं जा सकता है। जैसे DPSP नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर है, ऐसे ही प्रियम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर है। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्या इसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो संविधान में कोई भी बदलाव ला सकती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आर्टिकल 368 प्रियम्बल के ऊपर भी लागू है। तो बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो दैट मीन्स कि आर्टिकल 368 प्रियम्बल के ऊपर लागू नहीं है, तो प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है, प्रियम्बल में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बदल दिया और कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसका मतलब प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 प्रियम्बल के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन अमेंडमेंट की केवल एक शर्त है कि जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बदलना चाहिए, बेसिक फीचर में कोई बदलाव नहीं आने चाहिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर क्या है ये हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना जानिए कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है बशर्ते कि संविधान का बेसिक फीचर ना बदले। आर्टिकल 368 प्रियम्बल के ऊपर भी लागू होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में प्रियम्बल में बदलाव लाए गए और उसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। अब मैं जरा प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूं जो कि आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं तो दैट मीन्स कि आपने प्रियम्बल को ढंग से समझ लिया है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपके सारे क्वेरीज के जवाब देता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट बिकेम द प्रियम्बल,
प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन, और उसके नीचे फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है ये आप बताइए मुझे। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल, इनमें से किन वर्ड्स को प्रियम्बल में यूज नहीं किया गया है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंडिपेंडेंट, इंडियन, अब आप ये बताइए। थर्ड क्वेश्चन है डेट मेंशन इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में कौन सी डेट को मेंशन किया गया है वो डेट बताइए। व्हेन वाज प्रियम्बल अमेंडेड, प्रियम्बल को कब अमेंड किया गया ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस, आर्टिकल 368 डज नॉट अप्लाई ऑन द प्रियम्बल। अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आप सोचिए और मुझे बताइए कमेंट में। हु सेड दिस, प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट प्रीसियस पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडिया ऑफ जस्टिस इज टेकन फ्रॉम, आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया गया ये बताइए। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम, ये आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यूपीएससी या किसी न किसी स्टेट पीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दे ले पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने प्रियम्बल ढंग से समझ लिया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।